हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसका प्रोग्रेस हम लोग मेज़र करने जा रहे हैं बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन of a chemical reaction following first order kinetics, by वॉल्यूम मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड है तो डिकम्पोज करता है ट्वाइस H2O में एंड प्लस O2 गैस में। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच हमारा नेगेटिव एज अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे ये H2O लिक्विड था और वो लिक्विड जो है दो H2O2 के दो मॉलिक्यूल्स थे। वो वाटर के भी दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल गैस का लिबरेशन हुआ। सो गैस का जो लिबरेशन हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज किया, बिकॉज हम लोग जानते हैं एस एंट्रोपी है और एंट्रोपी जो है वो होता है इट इज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सिस्टम। इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सिस्टम। एंट्रोपी इट is the measure of freedom of movement of any system, किसी सिस्टम के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मेजर एंट्रोपी होता है। सो अगर किसी सिस्टम का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है हाई होगा तो एंट्रोपी का वैल्यू हाई होगा। क्लियर है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी सिस्टम का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी का वैल्यू हाई होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है फ्री गैसेस मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है, सो ऑब्वियसली द एंट्रोपी इंक्रीजेस। एस जो है हमारा इंक्रीज करेगा, एस इंक्रीजेस। तो जब एस इंक्रीज करेगा तो एस फाइनल जो है वो ज़्यादा होगा एस इनिशियल से। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस S initial. So final quantity is more and initial quantity is less. So delta S will be a positive quantity. So if this delta S is positive, then T delta S is also positive. तो अगर मैं इस के डिकम्पोजिशन के डेल्टा जी की बात करूँ, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
टी डेल्टा एस। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव, ये हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है, और टी डेल्टा एस जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो अगर मैं एक नेगेटिव क्वांटिटी में से पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ देन डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ये हमारा नेगेटिव आएगा। सो हियर डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी कैनॉट स्टॉप द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर मैं बना दूं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये पक्का है कि वो टूटेगा ही। सो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सो द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज of hydrogen peroxide is spontaneous, और ये सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन स्पॉन्टेनियस नहीं है, और भी हमारे पास है, जैसे कि ट्वाइस SO3 इट ऑलवेज डिकम्पोजेज टू ट्वाइस SO2 गैस एंड प्लस O2 गैस। उसके लिए भी वही बात है, यहाँ पे 2 गैस का मॉलिक्यूल 3 गैस का मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इस तरह से इसका डिकम्पोजिशन जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। जो बातें यहाँ पे था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ ये 2, यहाँ ये 1, यहाँ पे सिमिलरली ओजोन का भी डिकम्पोजिशन, ओजोन जो है उसका भी डिकम्पोजिशन 2O3 गिव्स 3O2। आप इस 3O2 को लिख सकते हैं 2O2 एंड प्लस O2। सो बिल्कुल ये हमारा सिमिलर रिएक्शन है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑलवेज टूटेगा, हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को रोक नहीं सकते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑलवेज टूटेगा, इसलिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में या लेड चैम्बर प्रोसेस में जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो वहाँ पे एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड का टूटना सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में स्पॉन्टेनियस है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एंड दैट इज़ वाई ए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। we know that the decomposition of hydrogen peroxide follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो लेट अस से स्मॉल a इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली यहाँ पे इसको लिया है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो इस समय हमारा वाटर में ये डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं किया होगा, इसका 0 और इसका ये 0 होगा। t टाइम पे, t इज इक्वल टू t टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इसका x मोल टूट गया, तो इसका 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 बनेगा, x से इसका x बनेगा, और इसका 2 से 1 बन रहा है, 1 से हाफ बनेगा, x से इसका x/2 बनेगा, x/2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का a मोल था, x मोल डिकम्पोज कर गया है, तो इसका बचेगा कितना, a माइनस x मोल। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो मैं लिखूंगा KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट टाइम t। सो टाइम t पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन ये है। अब मैं यहाँ पे
टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे अगर मैं बोलूँ, टी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सो इनफाइनाइट टाइम पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। सो ये हमारा a माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। तो जब a माइनस एक्स जीरो हो जाएगा तो ये x हमारा a हो जाएगा, और यहाँ पे ये x जो है वो a हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर हमारा V0 जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और Vt जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t इज इक्वल टू t, एंड V इन्फिनिटी जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t अप्रोचेस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टाइम पे V इन्फिनिटी हमारा वॉल्यूम। सो जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन के मोल के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t है वो x/2 के प्रोपोर्शनल है। सो x/2 प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है कांस्टेंट क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू x, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट इनफाइनाइट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू a, बिकॉज किसी गैस का वॉल्यूम जो है उसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ये मैं इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, सो V इन्फिनिटी माइनस VT, अगर यहाँ पे मैं ये इक्वेशन को 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, सो V आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू एक्स, एंड V इन्फिनिटी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट K इंटू A। सो लेट अस से इसको मैंने 1 डैश कहा, इसको 2 डैश कहा। सो V इन्फिनिटी माइनस VT जो होगा वो क्या होगा, V इन्फिनिटी माइनस VT जो है वो होगा, एंड दैट इज इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इन्फिनिटी माइनस VT इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। ये तो यहाँ पे तो जनरल फार्मूला जो होता है हमारा, जनरल फार्मूला हमारे पास इसको लिखना है, इसको लेटर से कि हम 3 डैश कह दिया, 3 डैश। तो अगर मुझे 2 डैश बाई 3 डैश अगर मैं कर दूँ, 2 डैश बाई 3 डैश, सो या आप इसको ना 3 कह लीजिए, 3 डैश इसको 3 कह लीजिए। सो 2 डैश बाई 3 डैश अगर मैं लिखता हूँ, 2 डैश बाई 3 डैश, सो 2 डैश बाई 3 डैश अगर मैं लिखूँगा तो हमको क्या मिलेगा। सो 2 डैश बाई 3 डैश, 2 डैश जो है वो V इन्फिनिटी इज इक्वल टू K है, V इन्फिनिटी इज इक्वल टू KA, और ये जो है A माइनस एक्स, V इन्फिनिटी माइनस VT, V इन्फिनिटी माइनस VT, एंड दैट इज K इंटू A माइनस एक्स। ये 3 डैश है, दोनों का रेशियो लिया तो हमको ये मिल जाएगा। सो K से K कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हमको मिलेगा V इन्फिनिटी बाई V इन्फिनिटी माइनस VT, एंड दैट इज इक्वल टू A अपॉन A माइनस एक्स। तो जब एक बार हमको A अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमको मिलेगा, इस तरह से हमको क्या मिलेगा, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A की जगह रखूँगा V इन्फिनिटी अपॉन A माइनस एक्स की जगह पे V इन्फिनिटी माइनस VT। ऐसे हमारा जनरल फार्मूला क्या कहता है, कहता है कि KT जो होता है वो 2.303 लॉग, ये एक्चुअली होता है V इन्फिनिटी माइनस V0 एंड डिवाइड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। सो ओबियसली 0 टाइम पे जो है V0 का वैल्यू 0 है, T इज इक्वल टू 0 पे, बिकॉज कोई भी ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे बना नहीं है, सो V0 का वैल्यू हमारा 0 है। तो ये 0 रखेंगे तो हमको यही इक्वेशन आ जाएगा। इस तरह से कोई रिएक्टेंट अगर डिकम्पोज कर रहा है और उसमें
वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है कोई गैस है, तो उस गैस के वॉल्यूम को मेजर करके भी जो है हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोग्रेसिव रिएक्शन जो है मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम पे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी जो है, जैसे मान लीजिए शुरू में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सैंपल जो है 0 टाइम पे हम लोग लेते हैं और उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट जो है एसिडिक मीडियम में कैसे टूटेगा, सो पोटेशियम परमैंगनेट 2KMnO4 ये H2SO4 से रिएक्ट करके ये बनाता है K2SO4। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास जो है इनफाइनाइट टाइम पे तो ये ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये जीरो हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा A/2। क्लियर है। सो KMnO4 तो एक्चुअली इसमें हम लोग करते क्या है, KMnO4 के वॉल्यूम को मेजर करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है उसमें से एक थोड़ा सा सैंपल जो है 0 टाइम पे लेंगे, फिर उसको KMnO4 से रिएक्ट करेंगे, फिर T टाइम पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ कंज्यूम हो जाएगा उस सैंपल से, उसमें से फिर हम लोग एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को फिर से KMnO4 से रिएक्ट करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 टाइम पे जो सैंपल होगा उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट मैक्सिमम होगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब अमाउंट मैक्सिमम होगा तो KMnO4 का जो मोल जो चाहिए 0 टाइम पे जो सैंपल हमने लिया था वहाँ पे KMnO4 का मोल जो है मैक्सिमम लगेगा। जैसे जैसे उसके बाद टाइम पास करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज करेगा तो उसका अमाउंट घटेगा। तो अगर हम फिर से एक नया फ्रेश सैंपल अगर लेते हैं तो उससे पोटेशियम परमैंगनेट को अगर रिएक्ट कराते हैं T टाइम पे, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो उसका कम अमाउंट लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी T टाइम पे जो है कुछ उसका अमाउंट जो है कंज्यूम हो गया है। और इनफाइनाइट टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर सैंपल्स अगर मैं लूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ भी नहीं बचेगा, 0 मोल बचेगा। तो उससे रिएक्ट करने के लिए KMnO4 का जो वॉल्यूम होगा वो 0 ml ही हमको वॉल्यूम लगेगा, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से KMnO4 रिएक्ट करता है। और इनफाइनाइट टाइम पे V∞ मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इनफाइनाइट टाइम पे वो 0 होगा। सो KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग देखते हैं। सो हमारा ये KMnO4 है, KMnO4 और वो H2SO4 से रिएक्ट करता है। तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हमारा बनाएगा K2SO4 और ये हमारा 2MnSO4 बनेगा, 2MnSO4 और फिर से हमारा वाटर भी बनेगा, सो वाटर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, सो नेसेंट ऑक्सीजन लेटर से। अब हमारा सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 सल्फेट है, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ 3 सल्फेट लगेगा, 3 सल्फेट। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिया वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन को बाहर किया और ये H2O बनाया। नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के H2 से रिएक्ट करके H2O बनाया और ये अपना ऑक्सीजन को बाहर किया, O2 को बाहर किया। सो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूँ, पहले वाले रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3H2 है तो इसको 3H2 कर दिया। 8 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन यहाँ चला गया, सो 5 ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। सो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 प्रोड्यूस किया उसको कंज्यूम भी होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि इस नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कराने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करें तो हमको मिलेगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन विल गेट कैंसल्ड, सो इट विल प्रोड्यूस twice KMnO4 and plus 3H2SO4 and that gives K2SO4 and यहाँ पे 5H2O2 भी है and plus 5H2O2 and that will produce K2SO4 and plus 2MnSO4 plus 5O2 एंड यहाँ 3 वाटर और 5 वाटर 8 वाटर हो जाएगा, 8 वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा। इस तरह से KMnO4 हमारा रिएक्ट करेगा। तो
हमारा जो इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट m इज द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीजन गैस था, गैस का वॉल्यूम मेजर करके प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मेजर किया। यहाँ पे KMnO4 सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था, पहले हम लोग गैस का वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, यहाँ पे मैं KMnO4 सॉल्यूशन लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये V0 जो होगा, V0 इज द इनिशियल वॉल्यूम of KMnO4 यूज्ड। तो जीरो टाइम पे KMnO4 का जो वॉल्यूम जो यूज हुआ उसको V0 कर रहे हैं। VT जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम t, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड एट टाइम t, एंड V इन्फिनिटी जो है इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करें। सो ऑब्वियसली जीरो टाइम पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बचेगा। सो V इन्फिनिटी का वैल्यू तो उस समय KMnO4 भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करने के लिए 0 ml हमको लगेगा। सो ऑब्वियसली V इन्फिनिटी इज 0, ऑब्वियसली V इन्फिनिटी का वैल्यू हमारा 0 है, बिकॉज 0 ml KMnO4 यूज होगा। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके 5 मोल के लिए KMnO4 के 5 मोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 5 मोल के लिए KMnO4 का 2 मोल लगेगा। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2/5 मोल लगेगा। तो इसके A मोल के लिए इसका 2/5 A मोल लगेगा, 2/5 A मोल। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें KMnO4 और H2O2 के कोफिशिएंट को अगर मैं देखूँ, सो ट्वाइस KMnO4 रिएक्ट्स विथ 5 H2O2। तो इसके 5 मोल के लिए KMnO4 का 2 मोल लगेगा। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2/5 मोल लगेगा। तो इसके अल्फा मोल के लिए ये KMnO4 का 2/5 अल्फा मोल लगेगा। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि जो मोलारिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी M इज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। सो जो नंबर ऑफ मोल्स होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो जीरो टाइम पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का A मोल होगा। सो जीरो टाइम पे मैं बोल सकता हूँ, जीरो टाइम पे T = 0 पे अल्फ़ा का वैल्यू A होगा, बिकॉज जीरो टाइम पे A होगा। देन मोल्स ऑफ KMnO4 जो होगा वो जीरो टाइम पे होगा 2/5 टाइम्स A। एंड मोल को मैं लिख सकता हूँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिस इज 2/5 इंटू A को मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ KMnO4 को लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू मोलारिटी, मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम। सो मोलारिटी ऑफ KMnO4 M
और वॉल्यूम जो है 0 टाइम पे दैट इज वी नॉट। तो यहाँ से हमारा वी नॉट जो मिलेगा या ए आप कहिए, ए जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5/2 एम वी नॉट। ये 0 टाइम पे। तो टी टाइम पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी टाइम पे जो है मोल्स ऑफ KMnO4 होगा, मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड, KMnO4 यूज्ड, वो टी टाइम पे A-X मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सैंपल हमारा बचा हुआ है, तो A-X से रिएक्ट करने के लिए एंड दैट इज इक्वल टू 2/5 इंटू A-X चाहिए हमको। तो ये मोल्स ऑफ KMnO4 यूज्ड होगा मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम टी। सो A-X का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, A-X का वैल्यू मिलेगा, A-X का वैल्यू मिलेगा 5/2 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम टी। सो इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है दैट इज KT इज इक्वल टू 2.303 log A/A-X, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। सो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमको A/A-X मिल जाएगा। सो KT इज इक्वल टू 2.303 log A का वैल्यू है 5/2 mV0 और A-X का वैल्यू है 5/2 mVT। सो ये 5/2 m कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन मिलेगा KT इज इक्वल टू 2.303 log V0/VT, where V0 is the volume of KMnO4 used to titrate with hydrogen peroxide at 0 time and VT is the volume of KMnO4 used to react with the sample of hydrogen peroxide at time t। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ दो रिएक्शन हो रहा है, एक हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है, और ये जो हमारा इस सॉल्यूशन में जो रिमेनिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उस एक सैंपल को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करा रहे हैं। तो 0 टाइम पे पोटेशियम परमैंगनेट का मैक्सिमम अमाउंट जो है यूज़ होगा, बिकॉज 0 टाइम पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी अमाउंट मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज करता जाएगा, एक गिवन सैंपल अगर एक हमारा एक बड़ा लार्ज कंटेनर में वो हमारा सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, उससे अगर मैं एक छोटा सा एक सैंपल अगर निकालूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट बिकॉज वो डिकम्पोज कर गया है तो उसका मोल घट जाएगा, तो KMnO4 का भी मोल घट जाएगा, KMnO4 का मोल घट जाएगा तो KMnO4 का वॉल्यूम जो यूज़ होगा वो भी कम हो जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट टाइम पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट बचेगा ही नहीं, बिकॉज पूरा सॉल्यूशन जो है, तो अगर उस सैंपल से अगर मैं उस सैंपल से कुछ एक अमाउंट निकालूँ सॉल्यूशन का, तो उसमें 0 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बचेगा, और जब हमारा 0 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बचेगा तो उसको KMnO4 से रिएक्ट कराने की हमको जरूरत नहीं होगी। सो KMnO4 का भी वॉल्यूम यूज्ड होगा 0 ml होगा, सो V इन्फिनिटी की वैल्यू 0 ml। अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या कहता है, जनरल फार्मूला ये कहता है कि अगर आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मेजर करना चाहते हैं यूजिंग वॉल्यूम मेजरमेंट, तो जनरल फार्मूला इज दिस, KT जो है KT एंड दैट इज इक्वल टू 2.303 log V0 minus V infinity by VT minus V infinity। अब V infinity का वैल्यू 0 है फॉर KMnO4, V infinity 0, सो V infinity 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो KT हमारा मिलेगा 2.303 log V0/VT। इस तरह से KMnO4 का वॉल्यूम मेजर करके हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके बोर्ड्स जो है पास आ रहे हैं। सो अगर कोई पर्सनल सजेशन हो या किसी चैप्टर का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बना दूं, तो आप इसको भी हमको एज ए सजेशन जो है आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ईमेल आईडी है
MA Madhusudan_ISM@yahoo.co.in। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पे जो है क्वेश्चंस जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भाई अगर हमको ऑक्सीजन का वॉल्यूम मेजर करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मेजर करना हो, या KMnO4 का वॉल्यूम मेजर करके हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मेजर करना हो, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है ना? ओके, तब तक के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। ओके, सी यू।